हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो वो आप लोगों ने कर लिया होगा अच्छे से, डी सेलर रिएक्शन। नेक्स्ट आप लोगों का जो ये है सेकंड पार्ट है, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग, 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। वैसे ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन। ठीक है ना, वहां पे कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप थे जहां जिनको आपने रिस्पेक्ट मानते हुए और फिर डिस्कनेक्शन किया था। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस कैटेगरी के लिए हम कौन कौन से पढ़ेंगे, जो 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड जो है, डाई फंक्शनलाइज्ड जो होंगे उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किस किस का डिस्कनेक्शन। एक तो 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, डाई कार्बोनिल कंपाउंड होंगे तो उसके अंदर कैसा होगा कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर कार्बोनिल होगा और थर्ड कार्बन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट के ऊपर है और थर्ड के ऊपर कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके के कंपाउंड का डिस्कनेक्शन देखेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा हम जो देखने वाले हैं वो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। ये भी किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये भी 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड के अंदर ही आता है, क्योंकि इसके अंदर जो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं फर्स्ट और थर्ड के ऊपर, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा ये पर्पस सॉल्व हो गया, जो नाम है हमारा फर्स्ट और थर्ड के ऊपर क्या लगे हुए हैं, दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, डाई फंक्शनलाइज्ड का मतलब हो गया कि फर्स्ट और थर्ड के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक बार तो हमने कह दिया कि डायकार्बोनिल कंपाउंड है जिसके अंदर फर्स्ट और थर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात आती है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का मतलब होता है कि एक हमारा जो मेन ग्रुप है वो तो कौन सा है, कार्बोनिल है, और इसके बीटा पोजीशन पे, मतलब जो फर्स्ट कार्बन होगा वो तो अल्फा होगा और इसका जो सेकंड कार्बन होगा ये तो अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। इस बीटा के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो इसको भी हम किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं, 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड के अंदर डालेंगे। ठीक है, क्यों डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को एक बात मैं बार बार बताती हूँ और वो आप लोगों को याद होनी चाहिए वैसे, कि आपको हमेशा याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो बनेगा कार्बोनिल ग्रुप, अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल, और इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है ये हमेशा एक स्टेप जो है इसके अंदर कम होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, और कार्बोनिल से अल्कोहल की बात करेंगे तो रिडक्शन। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है आपको, ये कभी नहीं भूलना है कि इनके अंदर केवल एक रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का ही डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर लिया है, OH के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं ऑक्सीडेशन करके, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं रिडक्शन करके। ठीक है ना, तो आप लोगों को बस इतना देखना है, पहचानना आना चाहिए कि फर्स्ट और थर्ड जो है इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं जिनका हम डिस्कनेक्शन करने वाले हैं। तो पहले भी हमने इस तरीके के कंपाउंड का डिस्कनेक्शन किया था, लेकिन वहां पे डिफरेंस ये था कि हम वहां पे इस तरीके की कार्बोनिल ग्रुप ही उसके ऊपर नहीं थे। ठीक है ना, हमने 1,3 डायफंक्शनलाइज तो पढ़ा था, है ना, हमने जो पढ़ा था वो इस तरीके के कंपाउंड थे कि हमने 1 और 3 कंपाउंड के बीच का क्या करा था, बॉन्ड को ब्रेक किया था। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे लिए जो है वो है डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। ओके, तो इस तरीके के जो डिस्कनेक्शन आप लोगों ने यूज करे हैं वो यहाँ पे काम आएंगे, वो सिमिलर ही है इससे। तो अब देखते हैं, ये तो आपको मैंने एक बेसिक बता दिया। तो हम फर्स्ट तो क्या देखेंगे, 1,3 डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है ना, वहां पे जो हमने बॉन्ड तोड़ा था उसमें CX बॉन्ड था। ठीक है, तो ये डिफरेंट इससे हो गया, वहां पे CX था, यहाँ पे कार्बन कार्बन है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ये था इस तरीके से, यहाँ पे ये लगा हुआ था, तो 1 2 3 यहाँ बॉन्ड टूट रहा था। ओके, तो CX बॉन्ड टूट रहा था, हम यहाँ पे ये नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं। तो वो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा वो अपन अभी देखने वाले हैं।
ओके, इसके अलावा हम और क्या देखेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, वैसे ये जो कंपाउंड आपका लिखा हुआ है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे OH लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से H को निकाल दूं तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं हो गया। तो एक तरीके से इसी का नेक्स्ट स्टेप से बनता है ये, लेकिन इसको हम फिर भी अलग कैटेगरी से देखिए, हम एग्जांपल्स का देखेंगे। है तो ये अल्टीमेटली क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर यहाँ से H में से ये OH निकल जाता है, H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो ये आता है इसी कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इस तरीके से H2O निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड आएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये नाम देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो मैंने केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है इन कंपाउंड्स का। अब हम इनका पार्टिकुलर डिस्कनेक्शन देखते हैं, कंपाउंड का किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि किस कैटेगरी के अंदर आएगा। यहाँ पे सारे के सारे कार्बन है, केवल कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से तो डिस्कनेक्शन करेंगे नहीं, तो हम क्या सोचेंगे कि कार्बन कार्बन का है, और कार्बन कार्बन का है तो आपको ये ध्यान रखना है ये 1, 2 और 3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर आएगा। इस तरीके के कंपाउंड का डिस्कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसको यहाँ से इस तरीके से ब्रेक किया, मतलब डिस्कनेक्ट करेंगे, तो आप लोग ये देखो इसका जो चार्जेस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। आपको पता है कार्बन कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप देखो इसके डिस्कनेक्शन करके जो हम सिंथॉन बनाएंगे, ये तो बन गया क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है। दूसरा इसका क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑक्सीजन और ये R, और यहाँ पर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब आपको इसके इन सिंथॉन के क्या बनाने हैं, इक्विवेलेंट बनाने हैं, रिएजेंट बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये क्या लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो ये R डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने H लगा दिया, तो ये नॉर्मल इस तरीके से हो गया CH3। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का क्या बनता है, यहाँ पे आप कोई भी एक नेगेटिव चार्ज कंपाउंड लगा सकते हो, और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या लगाया जाता है, ज्यादातर ये ग्रुप लगाया जाता है एल्कोक्सी। ठीक है, क्योंकि एस्टर जो होते हैं उसके अंदर OR ग्रुप जो होता है एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। अभी आप जब सिंथेसिस में आपको बताऊंगी तो उसके अंदर मैं आपको भी बताती हूँ कि क्यों इस तरीके से OR लगाते हैं, तो इजी होती है रिएक्शन। एस्टर के साथ में हम ये रिएक्शन इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं, अभी सिंथेसिस के बाद बताती हूँ मैं उसका नाम। फिलहाल हम इसकी और इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं कैसे होती है सिंथेसिस में। सिंथेसिस कैसे होगा, सबसे पहले हमने ये लिया, क्या हो लेंगे हम इसके साथ में, कोई भी बेस लेंगे। जब हम इसके साथ में बेस लेंगे तो बेस क्या काम करेगा, इसमें से एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगा। तो ये R, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। एक और बात, जब भी आप ये बनाओगे तो इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ये इसका जो नाम होता है वो नाम क्या है इसका आप लोगों को पता होगा, एक होता है इनोलेट और एक होता है इनॉल। ठीक है ना, एक होता है इनोलेट और एक होता है इनॉल। तो इसको जो हम इस तरीके से नाम देते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो जरा, RO- ये डबल बॉन्ड, ये क्या बन जाता है, इनोलेट बन जाता है। ठीक है, तो इनोलेट जो होता है ये इसमें अंदर अटैकिंग स्पीशीज होती है, ये दोनों का नाम ही इनोलेट होता है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये जाके अटैक करेगा कहाँ पर, इसके ऊपर। ओके, तो ये जब अटैक करेगा तो इसको मैं यहीं लिख देती हूँ, RO डबल बॉन्ड OR', ये इसके ऊपर आके अटैक करेगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ये अटैक कर देगा और ये फिर से वापस अपने जगह पर आएंगे ना, तो ये जो OR ग्रुप है ये इसमें से बाहर निकल जाता है। आ रही है क्या बात समझ में, मैंने ये कहा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें हो रही है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ये रिएक्शन नई नहीं है, आप लोग इस तरीके की रिएक्शन पढ़ चुके हो,
तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। फिर जब ये नेगेटिव चार्ज वापस से अपनी जगह पर आएगा कार्बोनिल ग्रुप में, तो ये जो OR ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बनता क्या है अल्टीमेटली, वो देखो आप लोग, R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O R डैश, ये R डैश ये रहा, ये कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, यहाँ पे जो CH2 है वो ये रहा, ये कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, R ये रहा, ये बाहर निकल गया इसमें से, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर बेस प्रेजेंट है, ठीक है। ये बेस प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो ये प्रोटॉन है ये वाला, ये एक तरीके से क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हम किसको कहते हैं, जब इस तरीके के कार्बोनिल ग्रुप जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। कैसे विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये CH2 के जो प्रोटॉन है उसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो प्रोटॉन जो है ये बेस इसमें से निकाल लेता है। तो ये किस फॉर्म में रहता है, R कार्बोनिल CH2 CH2 तो रहेगा नहीं, CH रह जाएगा केवल, C डबल बॉन्ड O R डैश, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। कारण क्या है उसका, क्योंकि यहाँ पे बेस प्रेजेंट होने की वजह से इसमें ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रहता है। अगर हम चाहते हैं कि ये इसी फॉर्म के अंदर आ जाए वापस से, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर इसको किसमें डालना पड़ता है, H प्लस H2 इसके अंदर डालना पड़ता है, मतलब एसिडिक मीडियम हमें इसमें देना पड़ता है, तभी ये क्या होता है, इसी फॉर्म के अंदर वापस से आ जाता है, ठीक है। इस फॉर्म में लाने के लिए हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में इसको लेना पड़ेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल फर्स्ट। आगे बात समझ में, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनेगी, जरा बना के देखना क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, जैसे इस तरीके से बना है वैसे एक और स्ट्रक्चर बना लेना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर डिस्कनेक्शन किस तरीके से होता है। 1,3 हो गया, यहाँ से डिस्कनेक्ट करा, एक तो ये बन गया इनोलेट और एक बन गया एसाइल। जो असाइल होता है उससे तो बन जाता है एस्टर, और जो इनोलेट होगा उससे बन जाएगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड। फिर जब हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं तो इसके ऊपर बेस की रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकाल लेगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, इनोलेट है, इसकी ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और उसके बाद ये कंपाउंड बनता है। ये स्टेबल नहीं रहता क्योंकि इसमें से बेस है, तो बेस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा। ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, एक्टिव मिथाइलिन कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हम किसे कहते हैं, जब वो जो मिथाइल ग्रुप है उसमें से H निकल जाए और वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाए, इस तरीके के कंपाउंड को कहा जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये वर्ड आप लोगों को कई बार पढ़ने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का, कि उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसको इसी फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पे वापस से लग जाएगा और अपन को जो चाहिए वो टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी उसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। अगर हम इसके अंदर दोनों के दोनों ही क्या ले लें, एस्टर ले लें, क्योंकि अभी तो हमने एक कार्बन कंपाउंड लिया था और एक एस्टर लिया था, तो हमने उसका नाम बोल दिया, क्या है उसका नाम, क्लेजन कंडेंसेशन। लेकिन अगर हम दोनों 2 एस्टर मॉलिक्यूल अगर हम ले लें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का हम विद पूरा का पूरा मैकेनिज्म हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, फिर थर्ड में क्या होता है। हालांकि मैंने जो अभी अभी आपको यहाँ पर बताया वही हम वापस से एक बार डिटेल में क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन के साथ पढ़ते हैं, जिसमें हम 2 एस्टर मॉइटीज हम लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन के थ्रू हम
डिस्कनेक्शन को विद मैकेनिज्म समझते हैं पूरा डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। देखिए अभी अभी जो मैंने आपको कहा, अगर हम एस्टर लेते हैं दोनों, देखिए फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन आयन का फॉर्मेशन कब होगा, ये रहा आपके सामने एस्टर, ठीक है, ये एस्टर आपके सामने है। हमने ये जो लिया है ये क्या काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से इस एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। एसिडिक प्रोटोन हम किसे कहते हैं, जो H को निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है वो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है एस्टर ग्रुप, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा ना। अभी देखना ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कैसा है, एसिडिक प्रोटोन है। यहाँ से प्रोटोन को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से थ्रू रेजोनेंस क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ये इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये इसके अंदर हुआ क्या, क्या बन गया, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कार्ब एनायन। तो आपका फर्स्ट हेडिंग क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो आपका हो गया क्या, कार्बन आयन का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप के अंदर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्या होगा, इस कार्ब एनायन का अटैक होगा। तो ये जो कार्बन आयन है ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाके अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये बन गया। मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी उस टाइम पे, है ना। ये यहाँ पर आ गया। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ये जो OR ग्रुप है ये बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये जब निकल जाता है तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है और ये OR बाहर निकल जाता है। बाकी तो जो चीज है वो सेम की सेम ही है। इसका नाम क्या है, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। अभी केवल 2 स्टेप हुए हैं, हम लोगों ने इसके आगे भी मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। और ये बेस क्या करेगा, इसमें से एसिडिक प्रोटोन को निकाल लेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। इस पे 2 क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकती, थर्ड स्टेप भी इसका होगा। तो ये 2 स्टेप तो समझ में आ गए होंगे। पहले तो हुआ कार्बन आयन का फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, ठीक है। थर्ड स्टेप देखते हैं, ये जो कार्बन आयन बनेगा उसका स्टेबलाइजेशन, ठीक है। देखिए जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन। जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है बीटा कीटो एस्टर, ये इस फॉर्म के अंदर नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे बेस प्रेजेंट है, तो ये इस प्रोटोन को निकाल लेगा। तो ये जो प्रोटोन है ये कैसे स्टेबलाइज्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये फॉर्म बनी। फिर वापस से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। तो इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अब ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो ये बन गई, लेकिन जो अपना ये बना था कार्ब एनायन, ये कार्ब एनायन को हम स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या डाल दें, एसिड अगर हम डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये यहीं पे रुक जाएगी रिएक्शन, फिर इसमें से प्रोटोन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बेसिक मीडियम को खत्म करने के लिए हमने फिर क्या डाल दिया, इसमें एसिड डाल दिया, जिससे ये फाइनली क्या हो गया, स्टेबलाइज्ड हो गया कार्ब एनायन। यही आपका थर्ड स्टेप है। तो ये हो गई आपकी क्या, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके अंदर आपने 2 एस्टर लिए थे जिससे क्या फॉर्मेशन हुआ, बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे फर्दर हम और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, मान लो ये टारगेट मॉलिक्यूल है सेकेंड, ठीक है। तो वैसे देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत कोशिश करो, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1,3 डाइकार्बोनिल है, ठीक है। तो 1,3 डाइकार्बोनिल के अंदर किस तरीके से डिस्कनेक्शन होता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो थोड़ा बहुत आप लोग दिमाग लगाना आप शुरू कर दो कि किस तरीके से पॉसिबल है इसका डिस्कनेक्शन। लग रहा है क्या दिमाग, थोड़ा सोचो कहाँ से डिस्कनेक्शन होगा इसका। अभी अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। आपको क्या देखना है कि जब हम यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा इसके अंदर, एक तो बनेगा एसाइल ग्रुप और एक क्या बनेगा इसके अंदर, इनोलेट, ठीक है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की
वाले कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना फिक्स है और इसके पास वाले कार्बन पर पोलैरिटी की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या बनेगा, CH3, C पॉजिटिव आया ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O OT। अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो कि हम किस तरफ से तोड़े, क्या हम इस तरफ से तोड़े या इस तरफ से तोड़े, तो इसको देखने का तरीका ये है कि जब अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करते तो यहाँ पे आता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर आता नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए केवल कार्बोनिल ग्रुप होता, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है कौन सा, एस्टर ग्रुप, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पे ये वाला ग्रुप ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जो ये COCH3 ग्रुप होता है और COET होता है, इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये वाला। तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करता है इस नेगेटिव चार्ज को। अब इसके क्या बना दोगे, सिंथॉन बना दोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दो क्या O CH3 और इस पे लगा दो केवल H, ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, ठीक है। तो बस अब तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे तो सिंथेसिस आप लोग खुद लिख सकते हो। क्या लिखोगे, सिंथेसिस के अंदर ये एक मॉइटी ली, दोनों ही सेम है, बेस लिया, बेस क्या काम करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, जो इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर जब वापस से इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो खुद करके देखना, मैकेनिज्म एक बार मैंने बता दिया है, अगर मैकेनिज्म एक बार ढंग से पढ़ लेते हो तो फिर ये सिंपल सी रिएक्शन तो आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्या 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का आपको डिस्कनेक्शन करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड ही है, लेकिन इसके बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इसके अंदर जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो डिस्कनेक्ट कहाँ से होगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो कैसे चार्ज आएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, ठीक है। और क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो जब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस पे तो आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके हम ये तो हो गए सिंथॉन, अब इसके केमिकल इक्विवेलेंट बनाओगे तो इस पॉजिटिव चार्ज पे तो आपको क्या लगा देना है, क्या लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे, इसको बनाओगे आप कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये बन गया हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है ना। अगर हम इस तरीके का हमारे सामने होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें हम OR भी लगा सकते थे, इसके अलावा हम इसमें इस तरीके से भी हम इसको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल एसीटोन के अंदर। जब हमें इसकी सिंथेसिस करवाना होगा तो आपके सामने एक तो ये है कार्बोनिल और एक ये कार्बोनिल है, तो आपको ये देखना है कि किसके अंदर जो है बेस इसमें से प्रोटॉन को निकालेगा। तो देखो यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन एब्सेंट है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे कार्बन तो है लेकिन वो रिंग है, तो रिंग के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। तो जब आप इसका सिंथेसिस करोगे तो सिंथेसिस करते टाइम आप इन दोनों में से कौन सा वाला जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन आयन बनाओगे, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, मैं वापस से कह रही हूँ इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसमें से एसिडिक प्रोटॉन नहीं बन सकता क्योंकि है ही नहीं, तो बनेगा कहाँ से, इसमें तो है, ये दोनों जगह पर है, कहीं से भी निकल सकता है। तो इसके साथ हम रिएक्शन हुई किसकी, बेस की, क्या बनेगा इससे, कार्ब एनायन बनेगा, ये बन गया। अब ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो फाइनल जो है आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा ये वाला, ठीक है। थर्ड नंबर है ना ये टारगेट मॉलिक्यूल का, तो ये थर्ड नंबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो मैकेनिज्म वगैरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो वो तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी। अब हमने जो पढ़ा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एक एग्जांपल देख लेते हैं डिस्कनेक्शन का।
देखिए नेक्स्ट आप लोगों का थर्ड नंबर का जो है वो क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर इस तरीके से आपके सामने आ जाए 1,3 नहीं है डायफंक्शनलाइज्ड और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन अगर है कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम FGI करते हैं। ठीक है, FGI करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप ले आते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर हम H2O बाहर निकाल देते हैं तो डिहाइड्रेशन पर क्या बनती है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये जब हम एसिटिलीन का यूज कर रहे थे तब आई थी इस टाइप की रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करते तो ये बनता, तो हम इसका रिवर्स लिख देते हैं डिहाइड्रेशन। तो इस तरीके से ये हो गया FGI। अब इसका हम क्या करें, डिस्कनेक्शन। तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, वही जो अभी जस्ट हमने अभी पहले वाली रिएक्शन में किया था वो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पे जो अभी हमें रिएक्शन करी थी वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। केवल मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि इस तरीके से ये हाइड्रोजन यहाँ से और ये OH निकल जाता है तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो सिंथेसिस लिखोगे तो अभी अभी जो अपन ने रिएक्शन लिखी थी ना पहले कि इसमें से क्या निकलेगा, बेस प्रोटॉन मिलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो अटैक करेगा और फिर ये कंपाउंड बनेगा, फिर इसमें से H2 निकलेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, तो सिंथेसिस तो सिंपल है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये हो रहा है, तो इसका ड्राइविंग जो फोर्स होता है इस रिएक्शन के होने के लिए, ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन के होने के लिए, कि इसमें कॉन्जुगेशन आ रहा है, अगर H2O निकलता है तो क्या है इसका ड्राइविंग फोर्स, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। ठीक है ना, कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन होने की वजह से इसके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका एक्स्ट्रा थोड़ा सा हो गया, अदरवाइज तो रिएक्शन तो वही थी जो अभी अपन ने लास्ट वाली पढ़ी थी वही। ठीक है, बस अगर इस तरीके से हम H2 निकाल देंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि इससे ज्यादा स्टेबल हो गया ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को टॉपिक की जो है कंप्लीट हो गया है 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन, जिसके अंदर हमने बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का भी देख लिया और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को भी देख लिया। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक का कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।